आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आज का दिन बहुत विशेष है, आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती। पूरे देश में इसकी धूम है, देश भर में नेताजी को याद किया जा रहा है, उन्हें नमन किया जा रहा है। नेताजी आजादी के प्रणेता, वो प्रणेता जिन्होंने आजादी का सही मायने दुनिया के सामने रखा, अभिप्राय सामने रखा। लेकिन क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जिस आजादी के मायने हमारे सामने दुनिया के सामने रखा था, क्या वो अभिप्राय, वो मायने आज सार्थक होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या उनके जीवन आदर्शों की प्रासंगिकता, जिसको हम लगातार पढ़ते आए हैं बचपन से लेकर बड़े होते तक, क्या वो प्रासंगिकता आज नजर आ रही है और उनके आदर्शों की कितनी जरूरत है? इसी पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे मुद्दे होंगे, विशेष वक्त है, इसलिए आज मेहमान भी बहुत विशेष है। विशेष व्यक्तित्व के धनी, अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा जी, बहुत बहुत स्वागत। वंदे मातरम सर। आज का दिन बहुत खास है, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे देश में आज नेताजी को नमन किया जा रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ादी का जो अभिप्राय देकर गए थे, क्या वो अभिप्राय आज सार्थक रूप से सामने आ रहा है? क्या उनके जीवन आदर्श, प्रासंगिकता उसकी समझ में आती है लोगों को आज? देखो, आज़ादी के पहले जो पॉलिटिशियन थे, सुभाष चंद्र बोस जी के लेकर के शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, इस्तफाक उल्ला खां, रानी झांसी, जलियांवाला बाग के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आज़ाद, जब ये घर से निकलते थे, इनको उस वक्त भी नेता कहते थे, तो घर से निकलते वक्त कहते थे, माँ गोली सीने पे खाएंगे, भारत माता को आज़ाद कराएंगे। और सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, जिस फौज के अंदर एक हिंदू नहीं था, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जिसका नाम था आज़ाद हिंद फौज, और नारा दिया इसे भारत को आज़ादी लेके देंगे। वो थे नेताजी, पॉलिटिशियन थे, कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट रहे, पर असूल थे। उनका मकसद क्या था? प्रथम राष्ट्र, ना पंजाब, ना बंगाल, ना गुजरात, ना हिमाचल, एक ही था, प्रथम राष्ट्र। और इस भारत को अंग्रेज़ों की जंजीरों से, मातृभूमि को आज़ाद कराना है, और वो हुआ। और उस वक्त लड़ने के लिए हमारे पास बंदूकें कहाँ थी, गोलियां कहाँ थी? आज़ाद किसको? और उस वक्त कहा गया पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मदद के लिए आइए, और आए। किसी बहन ने, किसी माँ ने गहना दिया, किसी भाई ने अपना कड़ा दिया, किसी ने अपनी सोने की मुद्री दे दी, हजारों जगह के ऊपर सोना सोना रख दिया इस भारत को आज़ाद कराने के लिए, और जंग जीती गई। और आज हम छोटी छोटी बातों पे पड़ गए। आज के नेता और उस वक्त के नेता, कितना बड़ा अंतर था। और यही सबसे बड़ा कारण था कि हम राजनीतिक गुलामी में जकड़ गए, हम राजनीतिक आतंकवाद पे जकड़ गए, हम स्टेटों के अंदर गुलाम बन के रह गए। पंजाब के अंदर अलग नारा होगा, हरियाणा के अलग होगा, महाराष्ट्र के अंदर अलग होगा। क्या आज सुभाष चंद्र बोस जी की रूह, चंद्रशेखर आज़ाद, मंगल पांडे, इस्तफाक उल्ला खां की रूह, लाला लाजपत राय की रूह, शहीद उधम सिंह की रूह आज रोती नहीं होगी कि भारत हमने इसलिए आज़ाद कराया था, फांसी के रस्से को चूमा था, संघर्ष किया था, गोलियां खाई थी, लाठियां खाई थी? आज को नारा देगा पंजाब के किसान आंदोलन का, आज को नारा देगा 370 धारा का, आज को नारा देगा सर्जिकल ऑपरेशन क्यों हुआ, आज का नारा दिया बालाकोट क्यों हुआ। ये कहाँ भारत जा रहा है? आज उनकी रूह तड़पती होगी, रोती होगी कि हमने जो इस भारत को आज़ादी लेके दी थी, आज भारत फिर इन टुकड़ों में बांटने की आज की पॉलिटिशियनों ने कोशिश की। टुकड़ों में बांटने की भारत को कोशिश की गई, जबकि नेताजी ने संगठन की बात की, एकजुटता की बात की, सात समंदर पार भी भारत यानी राष्ट्र सर्वप्रथम की बात की। नेताजी एक ऐसा शब्द है जिसका बहुत बहुत लंबा अभिप्राय होता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूं ही नेताजी नहीं बने थे। आज के दौर में जब हम नेताजी की बात करते हैं, क्या आपको वही, मैं सुभाष चंद्र बोस जी की बात नहीं कर रही हूँ, ये नेता शब्द जो है, जो लीड करता है, जो जिस मीनिंग के साथ लीड करता है, क्या आपको एग्जैक्टली वो चीज़, वो सामंजस्य आज के नेताओं में नजर आती है, वो कंपैटिबिलिटी? देखो, मैं भी पॉलिटिशियन रहा हूँ, यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा हूँ, मिनिस्टर रहा हूँ।
आज अगर मेरे नाम के ऊपर कोई नेता लगाता है तो मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। मुझे याद है शेखर अंशुमन में एक इंटरव्यू हुई मेरी, आज से 20-22-23 साल पहले सोनी टीवी में। मेरे से एक सवाल पूछा गया, आपने शरीर के ऊपर इतने बम खाए हैं, क्या आपको डर नहीं लगता? मैं कहा नहीं, मौत मेरी दोस्त है, पर एक चीज़ से डरता हूँ। कहता जब मौत से नहीं डरते तो किस चीज़ से डरते हो? मैं कहा मैं राजनीतिक आतंक, गंदी राजनीति से डरता हूँ और सुबह उठ के रोज प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान जब भी कभी मौत देना, सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की सोच पे चलते हुए इस मातृभूमि की आज़ादी की रक्षा करते हुए मौत देना। उन्होंने आज़ाद कराया, उसकी रक्षा के लिए मौत देना। पर मेरी मौत राजनीतिक आतंकवाद से, इन नेताओं की गुलामी से मेरी मौत मत देना। इतना बड़ा अंतर आया। हमने आतंकवाद भी देखा, हमने पॉलिटिकल टेररिज्म भी देखा, हमने राजनीतिक गुलामी भी देखी। कितने वर्षों के बाद, चाहे मैं पुराना कांग्रेसी हूँ, हम रात को रोया करते थे जब इतने जवान रोज शहीद होते थे कश्मीर के अंदर। माँओं के, बहनों के बच्चे, माँओं के, बहनों के, कईयों के सुहाग जब तिरंगे झंडे में लिपटे आते थे, हम रोते थे। क्या हम इन परिवारों के लिए जो कर सकते हैं कर रहे हैं? क्या आने वाले वक्त में हमारे जाने के बाद कोई इनकी सेवा कर सकेगा, कोई राष्ट्र के लिए काम कर सकेगा? हमें नहीं पता था कि भगवान को ऐसा फरिश्ता भेजेगा। मैं बीजेपी का बिल्कुल नहीं हूँ। नरेंद्र मोदी दिया, सीमाओं की रक्षा की, उस सोच पे चलने की कोशिश की। चाहे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों ने उनकी सोच के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिए, पर वंदे मातरम, भारत माता की जय का नारा अगर फिर सुभाष चंद्र बोस जी के बाद, लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद, सरदार पटेल जी के बाद या नरसिम्हा राव जी के बाद आज फिर एक उजागर हुआ है, उसमें हमारा एक नेता, आज का नेता नरेंद्र मोदी, जो पॉलिटिशियन नहीं, वो कहता है राष्ट्रनीति करो। ये क्या राजनीति? राजनीति तो एक बदनाम लफ्ज़ हो गया। मतलब पॉलिटिशियन करना है, राजनीति नहीं, राष्ट्रनीति नाम दिया। और राष्ट्रनीति के ऊपर आप देखो 370 धारा का इतिहास, ये भी सुभाष चंद्र बोस जी की आत्मा को ठेस पहुंचाता होगा, सरदार पटेल जी की रूह को ठेस पहुंचाता होगा। 80 साल का इतिहास 370 धारा का कैंसर की बीमारी को उखेड़ करके रख दिया। राम जन्मभूमि का इतिहास, राम जी है तो हम सब हैं। राम जी का इतिहास 500 साल का इतिहास उखाड़ करके राम जी को अपने हाथों से वहाँ पे बिठाया। तो ये भी एक पॉलिटिशियन है। पर हम जो बट रहे हैं अलग अलग जगह के ऊपर, मैं पंजाबी, मैं मराठी, मैं हिंदू, मैं सिख, मैं मुसलमान, नहीं। सुभाष चंद्र बोस जी जब एक बार हिटलर को मिलने जाते जर्मनी के अंदर, हिटलर मिलने से मना कर देते, बड़ी मुश्किल से 5 मिनट का वक्त मिलता है। हिटलर सुभाष चंद्र बोस जी को कहते हैं, आप इतना बड़ा देश, एक छोटा सा कंट्री आपके ऊपर, आपको गुलाम बना ले। वहाँ को कहता मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं ईसाई, कोई प्रथम राष्ट्र भारतीय नहीं कहता। उसी के बाद सुभाष चंद्र बोस जी को चोट लगी, आए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों की फौज का गठन किया। वो थे राष्ट्रवाद, वो थे नेताजी। और आज के नेताजी क्या कहते? खालिस्तान बनाएंगे, हिंदुस्तान को तोड़ेंगे, हिंदुस्तान के टुकड़े करेंगे, घर घर अफजल पैदा करेंगे, भारत माँ तेरा अपमान करेंगे। ये नेता नहीं है, जो ये बर्दाश्त किसी सूरत में नहीं होगा। लेकिन आपने महत्वपूर्ण बात कही कि राष्ट्रनीति होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने, क्योंकि खालिस्तान का जिक्र कर ही दिया है, तो आप खुद देखिए कि एक तरफ अन्नदाताओं का आंदोलन चल रहा है, वहाँ पे दूसरी तरफ खालिस्तान के बैनर पोस्टर लगते हैं, वहाँ पर सिख फॉर जस्टिस के बैनर पोस्टर लगने लगते हैं, और तमाम तरीके से ये कहा जाने लगता है कि दरअसल हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम तो राष्ट्र की बात कर रहे हैं। अन्नदाता राष्ट्र का है तो ये राजनीति है, क्यों हमें राजनीति से जोड़ा जाए? देखो मेरी बात, तो जो कंफ्यूज लोग हैं उनके लिए मेरी बात सुनिए। चौहान साहब, आप सब पूरे चैनलों के अंदर, किसी भी चैनल ने किसान को ये नहीं कहा तू अन्नदाता नहीं है, तू अन्नदाता हैं। आपकी हम इज्जत करते हैं। तो आप मुझे बताइए, 3 तलाक के ऊपर कितने लोगों ने कोशिश की प्राइम मिनिस्टर से बात करने के लिए? 370 धारा के ऊपर कितने लोगों ने कोशिश की बात करने के लिए? सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर सवाल पूछने के लिए कितनी कोशिश की? और कई मुद्दों के ऊपर कोशिश की। क्या प्राइम मिनिस्टर ने सेना बाग के ऊपर इतना शोर मचा, क्या हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने अपना सिर झुकाया? हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने अगर अपना सिर झुकाया है तो पूरी सिख कौम के अंदर उस गुरु महाराज की कुर्बानी, शहादतों के बनाई हुई
उससे कौम के अंदर अपना सिर झुकाया है। आओ मैं आपसे 10 बार, हज़ारों बार बात करता हूँ। विज्ञान भवन के अंदर खाने का प्रबंध किया, लंच का प्रबंध किया गया, लंगर लगाया गया। आइए हम टेबल पे बात करते हैं। अगर उससे पहले मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, जितने भी कानून इन्होंने पास किए, क्या किसी के ऊपर नरेंद्र मोदी जी ने बात की? क्या इस चीज़ का हमें फ़ख्र नहीं होना चाहिए? क्या 1.5 साल के लिए उन्होंने कह दिया 1.5 साल रुक जाओ, फिर चर्चा करेंगे, उसमें कई चर्चा होंगी? क्या हमने बात मानी? हम अड़े हुए हैं। किसान हमारा अन्नदाता है, किसान हमारा सब कुछ है। पर ये मत समझिए ना, कपड़ा व्यापारी भी है, लोहे का व्यापारी भी है, और चीज़ें हैं। शू बनाने वाला, एक जूते बनाने वाला, अगर आप कहोगे जूते हम नहीं पहनेंगे, क्या हम चल पड़ेंगे? क्या इतनी सर्दी के अंदर ऊपर हम कपड़े नहीं पहनेंगे, क्या हम चल पाएंगे? संत महात्मा तो चल सकते, अपन तो नहीं चल सकते। सवाल सबसे बड़ा कि किसान हमारा अन्नदाता है। पर ऐसा भी मत करो कि 26 जनवरी को ऐलान करो कि हम ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। आपकी ट्रैक्टर रैली निकालते निकालते अगर ISI पन्नू जैसे लोगों ने, 4 लोगों ने वो 26 जनवरी के अंदर खालिस्तान के नारे लगा दिए, तो ये पगड़ी को दाग कितना बड़ा लगेगा। बड़ी मुश्किल से हमने दाग मिटाया है। पंजाब के अंदर 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ। पंजाब के अंदर 19,000 के करीब हिंदुओं को बसों से, ट्रेनों से निकाल करके, जो सुबह निकले थे बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, माँ बाप के लिए, रोटी कमाने के लिए, उनको गोलियों से भूंजा था। क्या उनके ऊपर, उनके पास AK-47 से मुकाबला कर रहे थे? कहते हम बड़े शेर हैं। अरे उनके साथ बंदूक से मुकाबला हुआ तो करो। पुलिस के साथ आपकी लड़ाई हुई, अगर आपने बेगुनाहों का कत्लेआम किया है तो पुलिस ने गोली चलाई। अगर आम किसी हिंदू ने गोली चलाई तो बताओ। सवाल सबसे बड़ा ये है कि हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। आंदोलन है, करो, पर गणतंत्र दिवस और आज़ादी का दिन 15 अगस्त नरेंद्र मोदी जी का नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, BJP का नहीं है, कांग्रेस का नहीं है, CPM CPI का नहीं है। यह दुनिया में बैठा हुआ हर भारतीय, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जो अपनी मातृभूमि को प्रेम करता है, उसका है। अगर आप वहाँ पे आके कोई शरारत करते हैं तो आप पंजाबियत का, पगड़ी का तो अपमान करते हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर भारत का जो संविधान है, भारत की जो आज़ादी है, शहीद आज़म भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस जी का अपमान करते हैं। आप कोई और दिन चुन सकते हैं। कल को जम्मू कश्मीर से उठेंगे 370 धारा के मुद्दे के ऊपर, इसको आपने हटाया है, इसको लागू करो, तो क्या करेंगे आप? 15 अगस्त के अंदर आके शोर मचाएंगे और सरकार आपके आगे हाथ जोड़ देगी। कल को पॉपुलेशन के ऊपर बिल आता है, जो बड़ा जरूरी है हिंदुस्तान के अंदर, जनसंख्या के ऊपर बिल। कल को आप शोर मचाएंगे फिर 26 जनवरी के ऊपर, लाल किला के ऊपर, इंडिया गेट के अंदर, तो सरकार के यहाँ पे घुटने टेक लेगी। ऐसे नहीं होता, देश ऐसे नहीं चलता, ये रास्ता है। आप मुद्दों की बात आप कीजिए, सरकार मानने को तैयार है। पर अगर ये कहें 26 जनवरी और 15 अगस्त ये मातृभूमि का अपमान अगर आप होता है तो उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। आपने देखा होगा, ये कहते हम तिरंगे झंडे लेके निकलेंगे। तिरंगे झंडे लेके तो केजरीवाल भी निकले थे रामलीला में। हम भी पागल हुए खड़े थे, अरे देशभक्त आ गया, लेकिन क्या वंदे मातरम, भारत माता की जय। आखिर में क्या हुआ? मरना तो मरो ना। अगर हम मरने के लिए निकलते हैं, बच के तो हमारी किस्मत। अगर आपने कहा है हम इन असूलों के ऊपर मर जाएंगे, तो क्यों नहीं मरे आप जूस पीते हैं, वंदे मातरम करते हुए जूस पी के आप उस व्रत को खत्म कर देते हैं और आप कुर्सी सत्ता संभाल लेते हैं। तिरंगे झंडे का अपमान मत करो। तिरंगे झंडे, भारत माता की जय करके आप लोगों को भावुक मत करो। क्लियर बात करो कि देश के खिलाफ हैं या देश के साथ। अगर देश के खिलाफ नहीं है तो कोई 26 जनवरी नहीं मनाएंगे। हम 26 जनवरी मनाएंगे तो तिरंगा झंडा लहराएंगे। हम उस वक्त राष्ट्र का अपमान नहीं करेंगे। जी, राष्ट्र का अपमान किसी भी हद तक बर्दाश्त नहीं करेगा कोई भी। लेकिन यहाँ पर आप देखिए ना, जो मौजूदा जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, उस माहौल में सबसे पहले ही कह दिया जाता है राष्ट्र को आगे करके, मतलब मोदी विरोध करते करते देश विरोध की तस्वीर सामने लाने लगते हैं। अगर वहां पर खालिस्तान के झंडे दिखाई देते हैं, अगर वहां पर अलग खालिस्तान की बात होने लगती है और किसानों के मुद्दे पीछे हो जाते हैं और हम जाकर उनसे पूछते हैं कि देखिए आपके आंदोलन में तो ये सब हो रहा है, तो उनका कहना होता है जी हमें नहीं पता ये कहां से आ जाते हैं, ये सरकार की ही जिम्मेदारी है कि इन्हें पकड़े। तो ये जो सारी की सारी बातें सरकार पर डाल देना और खुद पर अलग हो जाना। देखो मैडम, मैंने बड़े आंदोलन किए। मैं हिंदुस्तान की यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा हूँ। मैंने लाल किला, इंडिया गेट, हिंदुस्तान के कोने कोने में, जो बंगाल के अंदर ममता बनर्जी उस वक्त मेरी स्टेट प्रेसिडेंट थी, 4 लाख की रैली मैंने अटेंड की है PM को लेकर के। हमें पता होता था कि हमारा कार्यकर्ता कहाँ से आ रहा है।
लाखों की हज़ारों की भीड़ बसों में ट्रेनों में आ रही है। हमें पता होता था किस स्टेशन पे किस बस अड्डे पे रुका है, किसी का खाना खा करके पैसे दिए या नहीं दिए, ये गलत है या ठीक है। उस वक्त तो लैपटॉप कंप्यूटर थे ही नहीं, एक भी कंप्लेंट नहीं आती थी हमें। आंदोलन कोई भी करे ये उसकी जिम्मेदारी बनती है, कौन गलत है कौन ठीक है, ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार पकड़े, सरकार कहाँ से पकड़े? आंदोलन हम कर रहे हैं, क्रांतिकारी हम बन रहे हैं, किसानों की बात हम कर रहे हैं, तो हमारे कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी इसमें गलत आए भगाओ उनको। हमको कहने पे डर लगता है, अरे खालिस्तान के खिलाफ बोलेंगे तो हमें गोली मार देंगे, भगाओ इनको, एलानिया कहो हमारा खालिस्तान से कोई संबंध नहीं, हमारा देश में टुकड़े टुकड़े करने वालों से कोई संबंध नहीं, हमारा जगतार सिंह हमारा जिसने बेअंत सिंह का कत्लेआम किया उसकी तस्वीर यहाँ नहीं लगनी चाहिए। यहाँ सिर्फ किसानों की बात और किसानों के आंदोलन की बात और किसानों की हक की बात होनी चाहिए। कौन इनके साथ नहीं है? हर पॉलिटिकल पार्टी चले जाएगी वहाँ पे। मुझे बताइए किस पॉलिटिकल पार्टी ने उनका विरोध किया? किसी ने नहीं किया, मैं भी नहीं करता हूँ, आप भी नहीं करते। पर आप जब देश तोड़ने वालों की बात करेंगे, वहाँ पे आके मंच के ऊपर देश की तोड़ने की बात करेगा, 26 जनवरी की बात होगी कि हम 26 जनवरी को हम डिस्टर्ब करेंगे, तो कौन बर्दाश्त करेगा? 26 जनवरी को नारे लगाइए, किसने लगाने? लगाइए भारत माता की जय, लगाइए वंदे मातरम, लगाइए जब पंजाब की सिख फौज जब मार्च करेगी, लगाइए बोले सोने हाल सत श्री अकाल, कौन मना करता है? पर वहाँ पे जाके अगर को कहेगा खालिस्तान जिंदाबाद, उनकी ऐसी की तैसी, पुलिस तो बाद में पकड़ेगी, पहले हमारे जैसे लोग वहीं नोच के उसको पीटेंगे, मारेंगे उसको कि तुम हमारे राष्ट्र का अपमान करते हो। ये मोदी जी का 26 जनवरी नहीं है, ये बीजेपी के 15 अगस्त नहीं है, ये हमारे सबकी 15 अगस्त 26 जनवरी है। मुझे याद है वो दिन 15 अगस्त आज़ादी का दिन 82 के अंदर, जब हरमंदर साहब के सामने मेरी हवेली और कहा गया बेटा तिरंगा झंडा लहराएगा तो इसको बम्बों से उड़ा देंगे। मुझे याद है बचपन का दिन। और मुझे एक पुलिस ऑफिसर आता है, कहता तिरंगा झंडा लहराओगे तो बम्बों से उड़ा दीजिएगा। मैंने कहा खबरदार, जलियांवाला बाग में 7 साल की उम्र में शपथ ली थी लाल मिट्टी पे इस आज़ादी की रक्षा के लिए अपने ग्रैंडफादर के सामने, जब जलियांवाला बाग का इतिहास पता चला। मैं कहा ये खालिस्तान का झंडा नहीं है, ये तिरंगा झंडा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से बना है। बम खाऊंगा, तिरंगा झंडा पहले की तरह बचपन से लहराता हूँ, अभी लहराऊंगा। 5 बजे बम फेंका उन्होंने, किस लिए बम फेंका? हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के आज़ादी के तिरंगे झंडे की रक्षा न कर सके, हम आज़ादी का दिन ना मना सकें, पर हमने पूरे 12 बजे तिरंगा झंडा लहराने की कोशिश की। ऐसे ही आए मेरे मंच के ऊपर नौजवान, मेरे जैसे छोटे छोटे आए, कहने लगे खालिस्तान जिंदाबाद नहीं बोलने दिया, पंफलेट पे के जिंदाबाद पकड़ पकड़ के पीटा, और उसके बाद तिरंगा झंडा लहराया। फिर चैलेंज आया अंदर से आतंकवादियों का, तिरंगे झंडे को उतार के आग लगा देंगे। खड़े रहे 5 बजे तक, सूरज डूबने लगा, तिरंगे झंडे को वंदे मातरम भारत माता की जय करते हुए। छोटे नौजवान थे, मेरी कोई पता नहीं कौन सी छोटी सी क्लास में था, मेरे मोहल्ले के लोग थे, हमने तिरंगे झंडे की रक्षा की। एक तरफ बम, एक तरफ गोलियां, और एक तरफ तिरंगा झंडा दिल से भारत माता की जय, बम गोलियां भी दूर भगाइए। ये कहाँ की बातें करते? ये आज 2020-21 का भारत में भुग चुका हूँ, इनमें हिम्मत है, आए आए। खालिस्तान के नारे लेने वाले वापस नहीं जाएंगे, जो मैं गारंटी से आपको कहता हूँ। इसलिए सोच के आना, तिरंगे झंडे का अपमान करना है, मातृभूमि का अपमान करना है, वंदे मातरम का अपमान करना है, इस पगड़ी का अपमान करना है, तो सोच के आना। आए भारत का अपमान करने के लिए तो मुझे याद आएगा वो 15 अगस्त का 82 का वक्त, वापस नहीं जाओगे, पीट पीट के भुनेंगे आपको जैसे वहां भुना था, याद रखिएगा। तो ये सच का आईना दिखाने की जो ज़रूरत है, ये वो सच का आईना है जिसे देखिए, जिसमें असली चमक है और जिस चमक को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। बेटा साहब, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आज के दौर में जिस खालिस्तान की बात, आप तो खुद उसको आपने झेला है, देखा है और अच्छे से जवाब भी दिया है उन अलगाववादियों को, लेकिन जब सिखों की बात आती है, आपको नहीं लगता कि उन्हें दिग्भ्रमित किया जा रहा है खालिस्तान के नाम पे? क्योंकि नाम देखिए क्या रखा जाता है, जस्टिस फॉर सिख। देखो मेरी बात सुनिए, नाम पे अगर हम चले जाए, जस्टिस कुछ नहीं। जब इसने ऐलान किया था आज से 2-2.5 साल पहले कि फलानी तारीख को यूके के अंदर हम प्रोटेस्ट करेंगे और 2020 को हम खालिस्तान की बात करेंगे, मैंने यूके की एम्बेसी घेर ली थी, पुरानी मेरी वीडियो निकालिए। ये प्रदर्शन जो होता है आपका जंतर मंतर पे, वो पानी चलता है, शोर मचता है, लाठियाँ, वो नहीं था, ड्रामा नहीं था। किसी ने वीडियो में लेना लीजिए, प्रेस में देना नहीं दीजिए। हज़ारों की भीड़, सिख नवाज पीली नीली लाल पगड़ियों के हाथ था, हिंदू भाई उन्होंने भी पहनी थी। हम पहुंच गए थे, हमने कहा था इनको निकाल के हिंदुस्तान भेजिए,
और अगले दिन इनका था पन्नू का, 4 दिन बाद था पन्नू का। कितने लोग थे? 500,000 आदमी। लाइव चलता रहा। मैं कहा मेरी भीड़ देख लीजिए, इसकी भीड़ दीजिए। इनके के पल्ले क्या है मैं जानता हूँ। अल्ले पल्ले कुछ नहीं कहती, बल्ले बल्ले, इनके पल्ले तो कुछ है नहीं। पन्नू को मैं जानता हूँ, इसको हवा देने की ज़रा ज़रूरत ही नहीं है। सवाल सबसे बड़ा किस सिख कौम की आपने बात की? गुरु गोबिंद सिंह महाराज कौन थे? उनके साहबजादों ने नियों को चिनवाया गया, उनके 2 बच्चों को जंग में शहीद कराया गया। गुरु तेग बहादुर जी हिंद दी चादर कहते थे, हिंद की चादर, पूरे हिंदुस्तान की चादर, अपना शीश कटवा डाला। गुरु अर्जन देव जी तत्ती लोहों के अंदर, गर्मी के अंदर उनको ऊपर बिठाया गया। ये सिखों का इतिहास है। सिखों का इतिहास है क्या है? मजलूमों की रक्षा, बेसहारों की रक्षा। हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, सिखों का इतिहास ये नहीं है। मेरे से कई बार सवाल करते थे जब आतंकवाद था, बेटा तो सिख कौम का गद्दार है, आओ मैं का मेरे से बहस करो। अगर हमारे गुरु ग्रंथ साहब ने, अगर गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने यह कहा था कि हिंदुओं को मारना है, बसों से निकाल के मारना है और ट्रेनों से निकाल के मारना है, रास्ते में जाते हुए किसी बहन का सुहाग उजाड़ना है, तो मैं आपके सड़क खड़ा होता हूँ। मैं तो चला भैया गुरु गोबिंद सिंह महाराज, गुरु तेग बहादुर महाराज की सोच के ऊपर एक पापी, एक गुनाहगार मिट्टी में रुलता फिरता सिख चला, और ये इन्होंने मारे हिंदू बसों से निकाल करके। क्या हमारे गुरुओं ने कहा था? मैं कहा सच्चा सिख मैं हूँ। आपने गुरु महाराज की मर्यादा को तहस नहस किया है, आपने गुरु महाराज के गुरु ग्रंथ साहब का अपमान किया है। तो देख लीजिए, गुरु महाराज ने अगर कहा है बेगुनाहों का कत्लेआम करने के लिए, बताइए इन्होंने कत्लेआम किया? क्या हमारे गुरुओं ने कहा था हिंदुओं का कत्लेआम करो? कहा था तो बताइए मुझे। कहो गद्दार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं गुरु महाराज का देनदार हूं उनके चरणों में। मैंने मजलूमों की रक्षा की, मैंने पंजाब में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों को बचाया, अपने शरीर पे बम खाए। कहो कोई दिक्कत नहीं। भगवान गुरु महाराज आपको पूछेंगे, आप हिंदुओं का कत्लेआम करके, हिंदुओं के खिलाफ बोल करके, कृपाने निकाल करके कहेंगे हम फिर आएंगे? मतलब क्या हम फिर मारेंगे? क्या हिंदू ने बिगाड़ा भी आपका? मुझे बताइए, हिंदू ने बिगाड़ा क्या? हिंदू ने आपका कुछ अगर बिगाड़ा तो बताइए, बहस कीजिए। रोज एक ही शब्द होता है, हिंदू ऐसा, मोदी ऐसा, आरएसएस ऐसा। अरे नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया हर जगह पे, और इस बार गुरु गोबिंद सिंह महाराज का शुभ दिन, गुरु नानक देव जी का शुभ दिन, इस बार नहीं हमेशा उन्होंने पूरे देश के अंदर हर गवर्नर हाउस में मनाया। और अभी योगी जी कहते ना हिंदूवादी, ये योगी जी देखो पगड़ी पहनी और कहा जिस दिन छोटे साहबजादों का दिन आए, हर स्कूल, हर कॉलेज, हर सरकारी डिपार्टमेंट में मनाया जाएगा। क्या हम कभी अप्रिशिएट करते हैं? नहीं। हमने हिंदू को गाली देनी है, हमने हिंदू की हिक पे ठेस पहुंचानी है। अरे उसने बिगाड़ा क्या है आपका? 19,000 मार भी दिए, वो फिर भी कहता है यार हमारे 9 मास के रिश्ते हैं यार, कोई बात नहीं, 19,000 मार दिए, आगे चलते। आप फिर हटने को तैयार नहीं है? क्या आपने सोचा कि पंजाब के बाहर कितना सिख बसता है? उसका आपसे क्या लेना देना? क्या लेना देना? 84 के दंगे के हुए, कभी सोचा आपने? अगर पंजाब के अंदर 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम ना होता, अगर इंदिरा गांधी को ना मारा जाता, क्या आज 84 के दंगे होते? बिल्कुल। और एक बड़ा आखिरी में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत चंद शब्दों में चाहूंगी कि इसका जवाब जरूर दे। खालिस्तान की मांग करने वाले सिर्फ भारत के टुकड़े क्यों करने की बात करते हैं? पाकिस्तान में क्यों नहीं जाके ये बोलते वहां पर भी तो हिस्सा गया है? ये क्यों डाइवर्जन है? इनको देखो जी, इनको खालिस्तान बनाना चाहिए कनाडा जाके, इनको खालिस्तान बनाना चाहिए लाहौर जाके। वहाँ तो अपने आप को बचा नहीं पाए, हमारी बहू बेटियों को तो बचा नहीं पाए। हमारे गुरुद्वारे, हमारे ग्रंथी साहब जो हैं उनकी बेटियों को उठा के ले जाते हैं, हमारे हिंदू समाज की बेटियों को उठा के लेके जाते। सिख कौम तो इसलिए सजाई गई थी ना कि बच्चियों की, महिलाओं की रक्षा की जाए, उनको तो ये बचा नहीं सके। आगे पंजाब के अंदर शोर मचाने के लिए बनाइए खालिस्तान, मैं आपके साथ हूँ, बनाइए लाहौर में जाके, बनाइए पाकिस्तान में, बनाइए काबुल में जाके, जहाँ गुरु ग्रंथ साहब की सबके सामने हमारे सिख भाइयों का कत्लेआम कर दिया गया, बहनों को, सुहागों को उजाड़ दिया गया। बनाइए जाके कनाडा में, जहाँ खालिस्तान के नारे। अरे यहाँ क्या मचते हो आप? सोचते हो कि यहाँ पे खालिस्तान बनाओगे? एक आखिरी बात कहूँगा, खालिस्तान ना पहले बनने दिया, ना अब बनेगा, ना बनने देंगे। बनेगा तो पहले की तरह गंदी हनेरी की तरह ये टूटे हुए शरीर की लाशों पे निकल जाएगा। हिंदुस्तान एक है, एक रहेगा, और ये प्रथम राष्ट्र एक रहेगा। इसको कभी आंच नहीं आने देंगे, हम गारंटी से कहते हैं। तो ये सच का आईना है जो दिखाया है, और बिट्टा साहब ने जो सच दिखाया है, समझने वाले सच को समझेंगे और जो झूठ
झूठे लोग जो उनके कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं, उनको ये एक बड़ा जवाब भी है। जवाब सुन लीजिए, क्योंकि जो सच्चा राष्ट्रभक्त है उसकी भाषा में, उसकी उत्साह में वो तेज नजर आता है, जो आज बिट्टा साहब में नजर आया। बहुत बहुत शुक्रिया सर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के इस विशेष में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।